वाली भूमिका इसलिए रख रहा हूं कि हास्य में सही मायने में कविता लिखने वाले कवि इस देश में अब कम रह गए। उनमें से एक डॉक्टर प्रवीण शुक्ला हमारे बीच में बैठे हुए हैं, हिंदी के प्रकांड पंडित हैं, पीएचडी डॉक्टर कुंवर बैचेन के नीचे इन्होंने की है। 10 बार अमेरिका की साहित्यिक यात्रा की है, अमेरिका के 42 शहरों में इन्होंने कविता पढ़ी है, वैंकूवर कनाडा में एकल शो किए हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी से इनमें सम्मानित है, एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी द्वारा सम्मानित है। साहित्य की विविध विधाओं में लेखन और 26 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हैं। लाल किले के कवि सम्मेलन में निरंतर 12 वर्षीय कविता पाठ कर चुके हैं। तो हास्य की कविता के नाम पे सिर्फ कविता हो, हास्य जब हम संचालन करते रहते हैं, कविता पाठ करते रहते हैं, यदि वातावरण बनाने के लिए मैं निश्चित रूप से बड़ी बात कर रहा हूं कि एक वीर रस का कवि जो इतना बड़ा कवि है, जो पूरे देश के वीर रस का सबसे बड़ा कवि है, ये भी आपको हंसाने के लिए कुछ बातें करते हैं, लेकिन उन फुहड़ चुटकुले और ठिठोलियों से हमें आपत्ति है, हंसाने से आपत्ति नहीं। इस बात का विशेष रूप से कि कई बार कहा गया कि इसको हास्य की कवियों से आपत्ति नहीं है, हास्य के कवियों के नाम पर विदूषकों से आपत्ति है। इसलिए आज डॉक्टर प्रवीण शुक्ला इस मंच पर बैठे। बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर प्रवीण शुक्ला का। मैंने अपने बारे में जो जो लिख के दिया था वो सब उन्होंने ही माने। हाँ बेटा ऐसा ही कर दे, तेरा साउंड सिस्टम बहुत अच्छा है, इको निकाल दे इसमें से, बिल्कुल 0। और मेरी आवाज ऐसी ही आनी चाहिए जैसी मेरी आवाज है। बहुत शानदार हो गया। मैं एक बार ये चाहूंगा कि राजीव भैया के लिए एक बार आप तालियां बजाइएगा, बहुत मन से। उन्होंने तो आज हमें महाकवि दिनकर याद दिलवा दिए, और सबसे बड़ी बात है कि वो पॉल्यूशन के खिलाफ लड़ रहे। ये एक बहुत बड़ी बात है। सर फोन आ रहा है आपका फोटो खींचने के लिए? किसका, अपना या मेरा? ये आजकल सेल्फी का भी बड़ा चक्कर है। वो एक पार्टी में मैं गया, शादी में, एक व्यक्ति ने मेरी तरफ फोन किया, मैंने सोचा मेरा खींचने वाले, मैंने पोज बनाया, बोले नहीं मैं तो अपनी सेल्फी ले रहा। तो बाद में पता लगा कि मामला वहां किसी और दिशा में था। मैं बहुत राजीव भाई को बधाई देता हूं, और निश्चित रूप से इतने मन के साथ आप कविताएं सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। और मैं एक बधाई इसलिए देता हूं कि मैंने पहली बार किसी कवि सम्मेलन के मंच में, राजीव भाई इसके लिए जितनी आपकी प्रशंसा की जाए कम है, या तो संस्था का बैनर पीछे चलता रहता है, या जो कवि पढ़ने आता है उसका नाम या उसकी वीडियो चलती है। 35 वर्ष की मेरी काव्य यात्रा हो गई। 1990 में मैं मंच पर आया था। ये पहला कवि सम्मेलन है जिसमें जयशंकर प्रसाद भी नजर आ रहे हैं, दुष्यंत कुमार भी हैं, हमारे ओम प्रकाश आदित्य जी भी हैं, रामधारी अय्यर जी आ गए हैं, और मुझे तो सबकी कविताएं याद हैं। काका जी आ गए हैं, और ये हमारी सुभद्रा कुमारी चौहान आ गई हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली उमड़ी कल थी मिटा चली, महादेवी वर्मा आ गई हैं, पंत जी आ गए हैं, प्रकृति के मैथिली शरण गुप्त आ गए हैं, तो निराला जी की बहुत कविताएं मुझे याद है। तो कभी अगली बार कभी ऐसे बुलाना राजीव की कविताएं मैं सुनाऊंगा इनकी जिनका तुमने चित्र लगाया है। तो ये एक बार इसके लिए भी थोड़ी सी तालियां बजाएं कि इतने सारे पुण्य कवियों का इसमें नीरज जी आ गए हैं, ये बड़ी बात है। मैं हास्य व्यंग की कविताएं सुनाता हूं, और आज आप यदि ढंग से सुनेंगे तो राजीव भाई, ये भी मैं आपके इस कार्यक्रम में संकल्प के साथ कहता हूं कि बिना किसी लतीफे के हास्य व्यंग की कविताएं। बहुत स्वागत करूंगा, बहुत स्वागत। तो सुनिएगा, पहली कविता से शुरू करता हूं। बस तालियों का घनत्व बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये सुचिता की एक बड़ी यात्रा। मैं खुद वही चाहता हूं जो राजीव चाहते हैं। इस समय सबसे बड़ा संकट केवल उन कवियों के साथ है जो कविता लिखना चाहते हैं, अच्छी कविता लिखना चाहते हैं, अच्छी सुनाना चाहते हैं, लेकिन वो जब 5 कौरवों में घिर जाते हैं तो उनकी स्थिति भी वही होती है जो अभिमन्यु की हुई। वो 5 चुटकुलेबाज कौरव मिलकर एक मंच के अच्छे कवि की
हत्या कर देते हैं और जनता को लगता है कि यही ठीक है। लेकिन साथी 5 पांडव थे, वो 5 कौरव था। अरे बस बस नहीं, मेरा मतलब ये है कि वो जो गलत काम करने वाले उनके लिए। सुनिएगा, एक कविता से बात शुरू करता हूं और आनंद लीजिएगा। पहली पंक्ति जिस शब्द पर समाप्त होगी, दूसरी पंक्ति उसी शब्द से शुरू होगी, दूसरी पंक्ति जिस शब्द पर समाप्त होगी, तीसरी वहीं से शुरू होगी। घड़ी मैंने इसलिए देख ली है कि मैं देख लूं मेरा टाइम शुरू होता है। सुनिएगा, और जहां अच्छा लगे आशीर्वाद चाहूंगा। रुचि ने इतना अच्छा सुना है। हाँ, हमारे द्विवेदी जी ने। रोटी चाहे पतली सी होवे चाहे मोटी। देखिए, रोटी से शुरू कर रहा हूं, रोटी पर खत्म करूंगा। थोड़ी सी आवाज हल्की सी बढ़ा दे, नजदीक ना आना पड़े। कि रोटी चाहे बस ठीक है, चाहे पतली सी होवे चाहे मोटी, मोटी को भी खाता है भूखा थका आदमी। आदमी में आती जाती रात दिन ही कमी, कमी है कि और होवे पैसा। पैसे से ले लूं एक वायुयान जैसा, वायुयान जैसे मैं रात दिन घूमूं होटलों में और बोतलों को चूमूं झूमूं नाचू गाऊं ताता ताता थैया। थैया के लिए कुछ और हो रुपया, रुपये के भरे हो मैं बक्से गरम से हो बिगड़े करम से ही चूम लूं मैं चोटी। चोटी पे भी तो खाएगा वही 4 रोटी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चोटी पे भी तो खाएगा वही 4 चोटी पे भी तो खाएगा वही 4। अब मैं आया हूं दिल्ली से, और दिल्ली में इन दिनों चुनावों की घोषणा हो चुकी है और बड़ा कंपटीशन चल रहा है। विकास का नहीं चल रहा है, विनाश का चल रहा है। एक कंपटीशन विकास का होता है और एक, अभी पवार जी और मैं बात कर रहे थे, एक विनाश का होता है। मैं इतना फ्री दूंगा, मैं इतना फ्री दूंगा, मैं इतना फ्री दूंगा। 30% टैक्स देंगे और 70% जो काम नहीं करते उनको फ्री देके वोट उनसे ली जाएगी। इसका कंपटीशन है। तो एक छंद सुनिएगा कैसे कैसे वायदे किए जा रहे हैं। मैं किसी पंक्ति को 2-3 बार दोहराऊं तो थोड़ी सी तालियों की ताल मिला देना, मुझे सुनाने में अच्छा लगेगा। एक मैं छंद से बात शुरू करता हूं। कि केजरी ने वोटरों से कहा यदि चाहोगे तो वाईफाई सभी को फ्री में दिलवाऊंगा। हमारे यहाँ एजेंडा था 10 साल पहले कि मेरी सरकार बनेगी तो सबको वाईफाई मिलेगा। मैंने किसी से कहा तो उन्होंने कि भाई चुनाव कैसे जीत लिया? उन्होंने कहा कुछ नहीं, हम तो जनता के बीच में गए और हमने कहा यदि आपने हमें वोट दिया तो 15 दिन में वाईफाई, 15 दिन में वाईफाई, 15 दिन में वाईफाई। हमने कहा वाईफाई और जनता समझी वाइफ आई। अब थोड़ा मस्ती के साथ सुनिए। ओ केजरी ने वोटरों से कहा यदि चाहोगे तो वाईफाई सभी को फ्री में दिलवाऊंगा। 7 सागरों का जल बाल्टी में भर लूंगा। सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा। सूरज, जरा मिलकर रिदम से ताली बजाएं। सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा। सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा। जब तक सारे नहीं बजाएंगे सूरज नहीं छिपेगा। सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा। सूरज को उत्तर दिशा में छिपवाऊंगा। जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा। जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा। जहां भी कहोगे वहां सूखा पड़वाऊंगा। और अगली पंक्ति जो समझ जाएं केवल वो समर्थन करें। और देखिए, सारे असंभव काम बता रहा हूं जो संभव नहीं हो सकते। जब चुनावों का समय आता है तो ये नेता सब संभव कर देते हैं। मेरा इशारा किसी व्यक्ति की तरफ नहीं है, केवल आपके आनंद के लिए मैंने एक पंक्ति लिखी है, उसका आनंद लीजिएगा। और जहां भी कहोगे वहां बाढ़ को मैं भेज दूंगा। जहां भी कहोगे वहां सूखा पड़वाऊंगा। एक बार बस जरा जीत मुझे दिलवा दो। गंजों के सिरों पे भी मैं बालू, गंजों के सिरों पे भी मैं बालू डुबाऊंगा। गंजों के पीछे तो एक साहब ने सिर पे हाथ दिया।
कि केजरीवाल जी की मेहरबानी हो गई तो फसल यहां भी लहरा सकती है। एक छंद और सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। ये अभी पिछले दिनों बिहार में गठबंधन की सरकार थी, लालू जी और नीतीश जी चला रहे थे, और बीच बीच में एक दूसरे की तरफ उनकी तनातनी हो जाती थी। तो राजीव बाबू, मैंने एक छंद लिखा है, इसमें मैंने एक मुहावरे का प्रयोग किया, नींबू निचोड़ना। आप जानते हैं कि दूध में नींबू निचोड़ दिया जाए सारा दूध खराब हो जाता, फट जाता है। पवार जी को ये बहुत प्रिय है, मैं उन्हें भेंट करता हूं। गठबंधन की सरकार और एक नेता दूसरे नेता से क्या कह रहा है, इसका आप लोग थोड़ा सा आनंद लें। एक ने दूसरे से कहा, सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा। इससे ज्यादा मोहब्बत हो सकती है? नहीं हो सकती। एक ने दूसरे से कहा, सुन प्यारे प्यारे भाई, प्यार ना दिया तो तेरा सिर फोड़ दूंगा मैं। दूजे ने तीजे से कहा, रास्ता नहीं दिया तो चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। जब तक मैं 2-3 बार दोहराऊं तो ताली तो आपको बजानी है, मुझे सांस लेना। चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। चौराहे से और कहीं गाड़ी मोड़ दूंगा मैं। तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो। तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। और समझ जाओ तो मिलकर आशीर्वाद देना। और तीजे ने चौथे को पुचकार के कहा कि सुनो, जोड़ा नहीं यदि मुझे तुझे तोड़ दूंगा मैं। चौथा बोला, पांचवें से यदि ना मलाई मिली दूध की कढ़ाई में नींबू निचोड़ दूंगा। बहुत बढ़िया बोली, बहुत बढ़िया। एक बार मिलकर बता दो, मुझे आनंद आ। बहुत सुंदर। जो राजीव ने कहा वो बात मुझे अच्छी लगती हुई जी को। एक छंद और सुनिएगा। जब नेताजी का जिक्र हुआ रुचि, और गठबंधन का भी जिक्र हुआ, तो एक प्राणी का जिक्र होना बहुत आवश्यक है, जिसका नाम है चमचा। तो जहां जहां नेता मिलेगा वहां चमचा भी मिलेगा। और आज तो कोई नेता नहीं बुलाया है राजीव ने, बताया कि आज कोई नेता नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, तो सब अफसर हैं, यहाँ सब मनुष्य बैठे हैं। तो देखिए वहां चमचा मिलेगा। ये छंद मेरे गुरुजी को बहुत पसंद था। बिलाई वालों में आज बहुत अलग मूड में कविता सुना रहा, तो आप बहुत अच्छे मन में सुनिएगा, बिल्कुल लाइट मूड में बैठिएगा। अच्छा लगे तो मोहब्बत मुझ तक पहुंचाइएगा। मैं गारंटी देता हूं कि मैं आपके दिलों पर हस्ताक्षर करके बैठूंगा। और राजीव का जो मिशन है मेरे भाई का, वो आपको लगेगा कि एक सार्थक मिशन उन्होंने शुरू किया है। मेरे गुरुजी को यह छंद बहुत पसंद था। चमचे की विशेषताएं, असली विशेषता अंतिम पंक्ति में आपके मन पर दस्तक दे तो मोहब्बत मुझ तक पहुंचाएं। अल्लाह बीकानेरी जी ने इस छंद पर मुझे बहुत मोहब्बत दी थी, मैं निवेदित करता हूं। कोई ना था आसपास, नेताजी भी थे उदास। शब्दों पर गौर कीजिएगा, नहीं अभी ना बजा, जब रिपीट करो। कोई ना था आसपास, नेताजी भी थे उदास। चोरी छिपे नेताजी की दुम हुआ चमचा। रुचि देखना, बहुत कमाल का छंद है। कोई ना था आसपास, नेताजी भी थे उदास। चोरी छिपे नेताजी की दुम हुआ चमचा। नेताजी के बंधन में हर अभिनंदन में उनके माथे का कुमकुम हुआ चमचा। उनके माथे का कुमकुम हुआ चमचा। उनके माथे का कुमकुम हुआ चमचा। नेताजी हंसे तो हुआ, तालियां बजाने लगा। और नेताजी हंसे तो हुआ, तालियां बजाने लगा। दुखी होने पर गुमसुम हुआ चमचा। और अगली पंक्ति मिलकर बजाना सुनने के बाद, बहुत आनंद की पंक्ति है। और नेताजी हंसे तो मुआ, तालियां बजाने लगा। दुखी होने पर गुमसुम हुआ चमचा। नेताजी की सभा में जो जूतों की बौछार हुई, गधे के सींग जैसा गुम हुआ। गधे के सींग जैसा गुम हुआ। गधे के सींग जैसा, बहुत बढ़िया, गधे के सींग जैसा गुम। मैं बहुत बधाई देता हूं आपको, आपकी संस्था को, कि आप नेताजी को भी याद करते हैं। देखिए इसने उधार उतारा आपने, मैंने इसे पहनाई थी।
जो लोग जाने के क्रम में हैं वो ना जाएं, वरना उन्हें बहुत बुरे बुरे सपने आएंगे, और सपनों में कौन दिखाई देगा ये बाद में बताऊंगा। मैंने बहुत सारे प्रयोग किए राजनीति में। पिछले दिनों मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया, पूरी दुनिया में बड़ा लोकप्रिय हुआ, पूरी दुनिया में। कोई लतीफा नहीं है, मेरा अपना खुद का क्रिएशन है। मैंने कल्पना की देश में एक साथ बहुत सारे नेताओं की गाड़ियां खराब हो गई, बहुत सारी गाड़ियां खराब हुई, उन्होंने गैराज में ठीक करने के लिए भेज दी। बहुत सारी गाड़ियां एक साथ आई तो गैराज के मालिक ने यह सोचकर कि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊं, प्रत्येक गाड़ी पे नेताजी का नाम लिख दिया। बाद में मैकेनिक ने गाड़ियों की खराबी चेक की, उसने नाम के नीचे गाड़ी की खराबी लिख दी। दोस्तों, विशेष बात यह है कि खराबी नेताजी की नहीं है, उनकी गाड़ी की है। लेकिन जब उनके नाम के साथ पढ़ी गई तो एक तीसरी बात पैदा हो गई। ये माइक्रो पोइट्री है, इससे छोटी कविता हिंदुस्तान में अभी तक लिखी नहीं गई। शुभम बैठे ना, हमें लेके आए थे, बड़े प्यारे भाई हमारे। सुनिएगा, एक पंक्ति और एक पूरा कैरेक्टर आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा। अच्छा लगे तो हर पंक्ति पर आपका प्रेम, मोहब्बत, स्नेह मुझ तक पहुंचना चाहिए। सबसे पहली गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था मल्लिकार्जुन खड़गे। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया मॉडल पुराना हो गया है, इंजन काम ही नहीं करता। बहुत बढ़िया। दूसरी गाड़ी सुनिएगा, श्री लालू प्रसाद यादव। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया कार्बोरेटर में चारा अटक गया है। चारा अटक गया। और मैं सच बताता हूं, आज जो ये कसम खा के आया हो कि राजीव भाई के कविता के यज्ञ में जाऊंगा और ताली नहीं बजाऊंगा, वो भी रोक सके तो रोक कर दिखाए, और बजाने का मन करे तो ऐसी बजा देना जैसी मेरे काव्य पाठ पर अभी तक नहीं बजी है। इससे बारीक विश्लेषण नहीं हो सकता। खराबी नेताजी की नहीं है, उनकी कार की है। अगली गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था श्री राहुल गांधी। अब सीटी नहीं भाई, जगह पे बजाइए सीटी। श्री राहुल गांधी। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया गाड़ी पूरी तरह पिकअप ही नहीं ले रही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला जोड़ा सुनिएगा, मैं दिल्ली से आया हूं, को ये नहीं लगना चाहिए कि दिल्ली से आया, दिल्ली वाले के बारे में कुछ नहीं बताया। श्री अरविंद केजरीवाल। पेट्रोल की टंकी में पानी भरा हुआ है। कुमार जी ने 2 दिन पहले ये पंक्ति सुनी तो बोले भैया इसमें परिवर्तन कर दे, अब तो ये कर दे कि पेट्रोल की टंकी में दारू भरी हुई और गाड़ी भी भगवंत मान ड्राइव कर रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जरा बजा दो मिलकर एक बार जोरदार। मैं पिछले दिनों कलकत्ता गया आदरणीय पवार जी के साथ में कॉल इंडिया के प्रोग्राम में। तो मैं सच बता रहा हूं भिलाई वाले दोस्तों, मैंने एक जोड़ा जब वहां पढ़ा, 1200 लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। 150 लोग बाद में मिले, मुझसे बोले जी इससे बारीक इशारा हो ही नहीं सकता, आप समझ जाओ तो मोहब्बत आपकी भी कलकत्ता जैसी ही चाहूंगा, बैठे समर्थन दे सकते हैं। अगली गाड़ी, उस पर लिखा हुआ था माननीय ममता बनर्जी। मैकेनिक ने नीचे लिख दिया गाड़ी स्टार्ट होते ही गर्म हो जाती है। श्री नरेंद्र मोदी, स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई है। ऐसा प्रधानमंत्री भी पहली बार मिला। ब्रेकफास्ट एक देश में, लंच दूसरे में, डिनर तीसरे में, और फिर ये और पूछता भाई और बहनों अब और कहां चलना, ये और बता। और अंतिम जोड़ा सुनिए जिसे जोड़ने के लिए सारी की सारी बात जोड़ी है। माननीय सोनिया गांधी जी, इंजन विदेशी है, खराबी समझ में ही नहीं आती।
बहुत सारी खराबी, बहुत हल्का सा इसको बहुत हल्का, जो समझ में नहीं आ रही है। मैं एक दो छंद आपको और सुनाता हूँ। एक ऐसी सुंदरी, उसने विचित्र वेशभूषा बना रखी है, उसे समाज के अलग अलग लोगों ने देखा तो देखिए उन्हें वो कैसी लगी। सुंदरता से मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन कोई महिला ब्यूटी पार्लर में जाए, वहां से तैयार होकर आए और उसे देखकर ऐसा लगे किसी दूसरे ग्रह का प्राणी हिंदुस्तान की जमीन पर उतर आया है, तो एक हास्य व्यंग का कवि क्या कल्पना कर सकता है। मैं रुचि को ये सारे के सारे छंद भेंट करता हूँ। वो हमेशा भारतीय परिवेश में रहती हैं, भारतीय संस्कृति की बात करती हैं, लेकिन कोई ज्यादा पश्चिम की तरफ मुड़ जाए, पश्चिमोन्मुखी हो जाए, तो देखिए सुनिएगा, आपको आनंद आएगा। निवेदित करता हूं। और जो कविता के पारखी लोग हैं, किसको सुंदरी कैसी लगी, बहुत कमाल के छंद हैं, आप जुड़ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओ फोटो आंख मीच कर कहा, फोटोग्राफर ने एक आंख मीच कर कहा, जिसे खींचता रहूं वो पोज लगती हो तुम। खाट पे पड़े हुए मरीज ने कहा कि मुझे जीवन बचाने वाली डोज लगती हो। माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, ओ माली बोला बार बार सूंघने को मन करे, नया नया खिला रेड रोज लगती हो तुम। लार टपकाते हुए चौबे जी ये कहने लगे, भूखा 4 दिन से हूं भोज लगती। सुंदरी संसद भवन के पास पहुंची, उसे अलग अलग राजनेताओं ने देखा, तो देखिए उन्हें वो कैसी लगी। बहुत मेरा मन का छंद है। ओ कांग्रेसी तुम्हें देख देख के पुकारते हैं, इंदिरा जी जैसी तस्वीर लगती हो तुम। कहा ये समाजवादियों ने पूरी आस्था से, लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम। लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम। लोहिया की नीति की लकीर लगती हो तुम। तृणमूल वाले सारे बात करने लगे कि, ओ तृणमूल वाले सारे बात करने लगे कि ममता का हमको जमीर लगती हो तुम। और फिर बहुत बहुत मोहब्बत, अगली पंक्ति पर आपकी मिलकर उठे, एक बारीक इशारा आप तक पहुंचाता हूं। ओ तृणमूल वाले सारे बात करने लगे कि ममता का हमको जमीर लगती हो तुम। भाजपा वालों ने कहा तुम्हें नहीं छोड़ने के, क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो तुम। क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो तुम। क्योंकि हमको तो कश्मीर लगती हो तुम। क्योंकि हमको तो। एक रचना विशेष आपको सुनाता हूं। आदरणीय पवार जी का भी आदेश है, मेरा भी मन है, मसूरी वाली। हाँ, सब बड़े अद्भुत संबंध हैं इस देश में, पति पत्नी के। ऐसे संबंध पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे जैसे हमारे देश में है। शादी के बाद पहली ही मुलाकात में, रुचि पहली बार सुनेंगे, शादी के बाद पहली ही मुलाकात में पति पर रॉक डालने के लिए, पत्नी पर रॉक डालने के लिए पति ने कहा बात ही बात में। शादी के बाद पहली मुलाकात में, घड़ी किसको दिखा रहे हो पहली मुलाकात में? अच्छा, हमारे सांसद जी के भाई हैं, आने वाले हैं भाई साहब अभी? अच्छा, शादी के बाद पहली मुलाकात में पत्नी पर रॉक डालने के लिए पति ने कहा बात ही बात में, देखो मैं जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीता हूं, रोजाना क्लब जाता हूं, ताश खेलता हूं और दारू भी पीता हूं। अब तुम भी अपने बारे में कुछ बताओ। तो पत्नी बोली जी बिल्कुल भी मत घबराओ, तुम्हारी और मेरी खूब छनेगी, जितनी बननी चाहिए उससे भी ज्यादा बात बनेगी। तुम जैसा शराबी और जुआरी ढूंढने के लिए, आशीर्वाद चाहिए अगली 2 पंक्तियों पर, तुम जैसा शराबी और जुआरी ढूंढने के लिए पिताजी ने 4 साल तक समय की बर्बादी की है। चिंता मत करो, दोनों के गुण मिलाकर ही शादी। वाह 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 वाह। चिंता मत करो, दोनों के गुण मिलाकर ही शादी की है। चिंता मत करो, दोनों के गुण मिलाकर ही शादी की है। एक कविता सुनिएगा, मेरी मसूरी यात्रा, मेरी बहुत लोकप्रिय कविता, पति पत्नी के संबंधों के आधार पर आपको आनंद आएगा। सुनिए जनाब, अभी पिछले दिनों की शाम पत्नी ने कहा कि कभी सम्मेलन में आते हो जाते हो, लेकिन मुझे कहीं भी नहीं घुमाते हो,
इसलिए हमारे बीच बढ़ती जा रही है दूरी। इसे मिटाने के लिए ले चलो ना मसूरी। मुझे लगा कि बात में दम है और आजकल कवि सम्मेलन भी कम है, इसीलिए छोड़कर सब काम बना लिया मसूरी घूमने का प्रोग्राम। मैंने पत्नी से कहा मसूरी तो ठीक है, लेकिन मसूरी से पहले रुकेंगे हरिद्वार। बस यहीं से ही शुरू हुई तकरार। उसे लगा कि मैं कार्यक्रम को बिगाड़ना चाहता हूं, बात को जमने से पहले ही उखाड़ना चाहता हूं। यह सोचकर मेरी हर बात उसे अखरने लगी। मैं सीधा बताऊं तो उसका भी उल्टा करने लगी। कमी आ गई उसके ब्रेन में। मैंने कहा चलेंगे अपनी कार से, तो बोली ना मैं तो चलूंगी ट्रेन में। अंतिम स्थिति में मसूरी एक्सप्रेस में टिकट हो पाया एक ही कन्फर्म, तो मैंने ट्रेन में निभाना चाहा पति धर्म। मैंने कहा सवारी 2 हैं, बर्थ 1 है, इसलिए आप लेट जाइए। मैं पूरी रात साइड में इसी बर्थ पर बैठकर जाऊंगा और इस प्रकार अपना पति धर्म निभाऊंगा। इतना सुनते ही भड़की, बिजली सी कड़की, बोली यदि धर्म ही निभाना है तो मैं निभाऊंगी। लेट कर तुम जाओगे, मैं पूरी रात तुम्हारी छाती पर बैठ कर। बहुत बढ़िया। लेट कर तुम जाओगे, मैं पूरी रात तुम्हारी छाती पर बैठकर ही जाऊंगी। मेरी समझ में नहीं आया कि यह गुस्सा है या प्यार। सुबह सुबह आ गया हरिद्वार। स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही मैंने आवाज लगाई, ए कुली। इतना सुनते ही बोली, मुझसे बिना पूछे हुए तुम्हारी जुबान कैसे खुली? तुम्हें हर समय चीखने चिल्लाने की आदत है, जब तुम हो। मैं गाली कम मत करिए, बिना सांस लिए। देखो अभी तक कोई लतीफा नहीं है। बहुत बढ़िया। जब तुम हो तो कुली बुलाने की क्या जरूरत है? एक बैग 3 अटैची जैसे तैसे होटल तक खींची। होटल का नाम था क्लार्क हुक। कमरा था उसमें पहले से बुक। मैनेजर बोला आपकी इच्छाओं पर विशेष ध्यान दिया है, आप होटल से पूरा हरिद्वार देखना चाहते थे, इसलिए कमरा 10वीं मंजिल पर दिया है। चलिए सामान को करवाता हूं शिफ्ट। मैंने पत्नी से कहा चलो इधर है लिफ्ट। भाई साहब प्लीज थोड़ा सा ध्यान मेरी तरफ रखिए। यारे भैया ये मानो कि आपके सामने रुचि चतुर्वेदी खड़ी हुई है, ध्यान मेरी तरफ रखिए। थोड़ा सा वो ध्यान भंग हो जाता, आप इतना प्यारा सुन रहे और सबसे नजदीक है। मैंने कहा इधर है लिफ्ट। इतना सुनते ही भड़की, बिजली सी कड़की, बोली स्थल धार्मिक है, मैं सुविधाओं का लाभ कम से कम उठाऊंगी। सामान को तुम अपने कंधे पर उठाओ, मैं तुम्हारे साथ 10वीं मंजिल तक सीढ़ियों से ही जाऊंगा। 160 सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते निकल गया दम। अब उसका इलाज करने के बारे में सोचने लगे हम। अगले दिन सुबह सुबह पहुंच गए गंगा किनारे और गोते लगाने के लिए जैसे ही कपड़े उतारे, मैंने उससे कहा बहाव बहुत तेज है, किनारे पर ही नहाना, धारा के बीच में बिल्कुल मत जाना। इतना सुनते ही उसने डुबकी लगाई और फिर ऊपर ही नहीं आई। किनारे पर खड़े हुए गोताखोर बोले बधाई। मैंने कहा भैया किस बात की बधाई? 2 दिन से सब कुछ उल्टा कर रही है, इसलिए गंगा में आगे की ओर नहीं होगी। गोता लगाकर देखो पीछे की ओर ही बही हो। अगली 2 पंक्तियों पर पूरे सदन की तालियां आमंत्रित करता हूं, आनंद लीजिएगा। गोता लगाकर देखो पीछे की ओर ही बही होगी। गोताखोरों के दिमाग की नसें उस समय हिली जब हरिद्वार में डूबकर ऋषिकेश में तैरती हुई। हरिद्वार में डूबकर ऋषिकेश में तैरती हुई मिली। सभी ने उड़ाई हमारी खिल्ली, जैसे तैसे लौट कर आए दिल्ली। लेकिन ये मत समझना हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि संबंधों के धागे इस देश में पश्चिम की तरह कच्चे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत जितने भी आगे जिम्मेदार लोग बैठे हैं, अन्य लोगों की उपस्थिति है और आप सबकी उपस्थिति के बीच कहना चाहता हूं, राजीव भाई ने बताया मैं हिंदुस्तान के बाहर 2 दर्जन देशों में कविताएं सुनाकर आया हूं और पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं दोस्तों, यदि अमेरिका के पास सबसे बड़ी ताकत डॉलर की ताकत है,
जापान के पास सबसे बड़ी ताकत तकनीक की ताकत है, रूस के पास सबसे बड़ी ताकत एटम की ताकत है। तो ये हिंदुस्तान वो देश है जिसके पास सबसे बड़ी ताकत हमारी संस्कृति की ताकत है, हमारे संस्कारों की ताकत है। ऐसे रिश्ते, ऐसे परिवार, ऐसे संस्कार दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, जिनका जिक्र अभी हुआ मंच से। तब कहना चाहता हूं, लेकिन ये मत समझना हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि संबंधों के धागे इस देश में पश्चिम की तरह कच्चे नहीं हैं। ये वो देश है जहां पति पत्नी रोजाना लड़ते हैं, झगड़ते हैं, रूठते हैं, मनाते हैं, लेकिन 7 फेरे लेने के बाद 7 जन्म तक साथ निभाने की कसम उठाते हैं। 7 जन्म तक साथ निभाने की कसम उठाते हैं। 7 जन्म तक साथ निभाने की कसम उठाते हैं। मेरे पास बहुत सारे रंग हैं, जैसा मंच से भी बताया गया। 27 किताबें दोस्तों मेरी आई और अलग अलग रंग में, अलग अलग विधा में। मां सरस्वती ने ऐसा आशीर्वाद मुझे दिया कि मैंने 9 के 9 रसों में लिखा है। एक कविता का जिक्र अभी कई बार राजीव भाई ने किया, अद्भुत कविता, एक अलग तरह की कविता है। लेकिन आप अच्छी कविता सुनना चाहते हैं ना, तो एक बार जरा तालियां बजाइएगा। एक छोटी सी वानगी पेश करके अपने काव्य पाठ का विराम करूंगा। जो लोग जाने के क्रम में अब बिल्कुल भी ना जाइएगा, एक भी श्रोता उठकर ना जाए। मैंने बहुत रंगों में लिखा मेरे भिलाई वाले मेरे दोस्तों। मैंने यो भी लिखा था कि समय था वो भी जब हर ओर अच्छे लोग रहते थे। बहुत आपके हृदय के द्वार पर दस्तक पहुंचे तो अपनी मोहब्बत मुझ तक पहुंचाइएगा। ये तेवर मन से कभी कभी बाहर आता है। समय था वो भी जब हर ओर अच्छे लोग रहते थे, जलन नफरत घुटन से दूर ऐसे लोग रहते थे। यहां महलों में भी पसरा है अब तो झूठ का साया, कभी कच्चे मकानों में भी सच्चे लोग रहते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने बताया आप अच्छी तालियां बजाएंगे। एक मिशन है राजीव भाई का कि अच्छी कविता डिलीवर होनी चाहिए। मैं और मन से सुनाने का प्रयास करूंगा। लोग कहते हैं इन कविताओं का कोई प्रभाव पड़ता है। मैं कहता हूं साहब 1% नहीं 1000% पड़ता है। यदि कहने वाला दिल से कह दे, सुनने वाला दिल से सुन ले, तो एक पंक्ति व्यक्ति की जिंदगी बदल सकती है। मेरे बड़े कवि मित्र हैं बलराम श्रीवास्तव। इटावा में एक कवि सम्मेलन चल रहा था और उन्होंने 4 पंक्तियां पढ़ी। उन्होंने पढ़ा, यारे भाई प्लीज थोड़ा सा ध्यान मेरी तरफ दे लीजिए। तीसरी बार मेरा ध्यान इस कोने पर गया। उन्होंने एक पंक्ति पढ़ी। उन्होंने कहा कि मां भारती के संस्मरण भूल गए हैं, मूल्यों का हो रहा है क्षरण भूल गए हैं। घर से चले तो प्रिय के मुख को चूम लिया, पर छूने को अपनी मां के चरण भूल गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम सबकी जिंदगी की कहानी है। मैं भी दिल्ली में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहता हूं। जब तक ये पंक्तियां मैंने सुनी नहीं थी उनसे, तो कई बार नीचे फ्लाइट पकड़ने सुबह जल्दी से निकलता था तो पत्नी नीचे तक छोड़कर जाती थी। लेकिन ये पंक्तियां सुनने के बाद मुझे आभास हुआ कि इस भाग दौड़ में छोटी सी गलती हो रही है। घर में माताजी और पिताजी हैं। तो उसके बाद लगभग 18 वर्ष हो गए, मेरी कोई यात्रा ऐसी नहीं थी जब मैं और माँ पिता के दरवाजे पर खटखटाकर सुबह ये बोलकर नहीं आता था कि राजीव के प्रोग्राम में जा रहा हूं, मैं 2 दिन बाद लौटूंगा। मुझे लगा ये उनकी नींद में खलल नहीं है। ये इस बात का एहसास है कि माँ बापों को ये एहसास हो कि हम उनके आसपास हैं। बच्चों को इस बात का एहसास। 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं, उतारिएगा जीवन में। मुझे किसी ने कहा कि कुछ अच्छे काम हो सकते हैं कविता की ताकत के दम पर। जहां में घूमते हैं आदमी के अनगिनत साए, कोई खुशियों में भी रोता, कोई गम में भी मुस्काए। रहें दुनिया की खातिर आंख में मेरी सदा आंसू, मेरे कारण किसी की आंख में आंसू नहीं, मेरे कारण किसी की आंख में आंसू नहीं। 4 पंक्तियां भी मैंने ताजा लिखी, बहुत लोकप्रिय हुई हैं पूरे देश में। पवार जी पहली बार सुनेंगे। मैं भाई साहब को भेंट करता हूं और भाई साहब को समर्पित करता हूं। सुनिएगा। 4-5 दिन पहले लिखी।
फरीदाबाद में मैंने सुनाई, सच बता रहा हूं, मजाक नहीं है। 3 बार बड़ा मुशायरा था, बड़े बड़े शायर थे, और जहां भी पहुंचाई फेसबुक पर डाली थी। भाई साहब आपकी नजर से चूक गई होंगी, लेकिन मैं निवेदित करता हूं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, और अब तक की सर्वाधिक मोहब्बत आपकी मुझ तक पहुंचे। खरे करता है सारे काम, कुछ खोटा नहीं करता। राजीव ध्यान से सुनना इन पंक्तियों को। खरे करता है सारे काम, कुछ खोटा नहीं करता, अहम का अपने चारों ओर परकोटा नहीं करता। परकोटा मतलब बाउंड्री वॉल। खरे करता है सारे काम, कुछ खोटा नहीं करता, अहम का अपने चारों ओर परकोटा नहीं करता। बड़ा है आदमी सच में वही, किरदार से अपने, जो अपने सामने वाले का कद छोटा नहीं करता। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, वाह बहुत बढ़िया। जो अपने सामने वाले का कद छोटा नहीं करता, जो अपने सामने वाले का कद छोटा नहीं करता। अंतिम मुक्तक इस क्रम का सुनिएगा। जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम। ये भाई साहब को भी पसंद है और ये लोकप्रिय भी हुई हैं, पुरानी पंक्तियां हैं। जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम, तोड़ना मत मन के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम, जिंदगी की उलझनों से जूझ के जाना ये मैंने, एक भी हाथ खामोश ना रहे, ठग से दिल पे लगे तो हाथ उठाकर तालियां बजा देना, मेरा मन रह जाएगा, मैंने भिलाई में ये तेवर भी आप तक पहुंचाया। जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम, तोड़ना मत मन के रिश्तों का कभी भी तार अंतिम, जिंदगी की उलझनों से जूझ के जाना ये मैंने, ना कोई भी जीत अंतिम, ना कोई भी हार अंतिम। जाने कितने अनुभवों का है यही बस सार अंतिम, ना कोई भी जीत अंतिम, ना कोई भी हार अंतिम। अंतिम 1.5 मिनट की कविता और मेरे काव्य पाठ का समापन, उसके बाद पमार जी को खूब मन से सुनिएगा। कोयल का रंग होता है काला। कोरोना काल में मैंने लगभग 80 कविताएं लिखी। कैसा भी समय आया, लोग बड़े निराश थे, मैंने कहा निराश होने की जरूरत नहीं है, इस परिस्थिति में जो अच्छा कर सकते हो वो कीजिएगा। ये एक कविता मुझे उपलब्धि लगती है अपनी। कोयल का रंग होता है काला, लेकिन उसका स्वर होता है सबसे निराला। सहम जाना जरा सी आहट पर होता है हिरन का स्वभाव, लेकिन नहीं होता उसकी गति का कोई भी जवाब। एक बात समझनी पड़ेगी गौर से, आशीर्वाद चाहिए आपका। एक बात समझनी पड़ेगी गौर से, बेशक पैर कुरूप हैं, लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा मोर से। बेशक मैं 35 साल से कविताएं सुनाता हूं, लेकिन ये शायद जिंदगी का पहली बार ऐसा काव्य पाठ है कि मैंने कोई लतीफा अब तक नहीं सुनाया, क्योंकि मेरे मन में था, मेरे भाई के मन में जो संकल्पना है उसकी छाया में कार्यक्रम बना चाहिए। कोयल का रंग होता है काला, लेकिन उसका स्वर होता है सबसे निराला। सहम जाना जरा सी आहट पर होता है हिरन का स्वभाव, लेकिन नहीं होता उसकी गति का कोई भी जवाब। एक बात समझनी पड़ेगी गौर से, बेशक पैर कुरूप हैं, लेकिन नाचना तो सीखना ही पड़ेगा मोर से। नहीं होता किसी बया के पास किसी गिद्ध से लड़ने का हौसला, लेकिन कभी नहीं बना सकता कोई गिद्ध बया जैसा महिम। बहुत बढ़िया। अरे प्रणाम करता हूं किस मन से आज सुना। कौन कहता है कि छत्तीसगढ़ में अच्छी कविता नहीं सुनी? प्रणाम करता हूं आप, लेकिन कभी नहीं बना सकता कोई गिद्ध बया जैसा महीन घोंसला। इसलिए कभी भी कोयल को ना देना उसके रूप पर ताना, बया से ना कहना क्या आता है तुम्हें कोयल जैसा गाना, मोर से ना कहना बया जैसा घोंसला बनाओ, और ना कहना गिद्ध से
मोर की तरह नाच कर दिखाओ और ना कहना गिद्ध से, मोर की तरह नाच कर दिखाओ। विशेष विशेषता जो है एक के पास, वही तो बनाती है उसे दूसरों से खास। अंतिम दो पंक्तियां और विदा चाहूंगा आपसे, जरा अच्छा लगा हो तो मोहब्बत से विदा कीजिएगा। विशेष विशेषता जो है एक के पास, वही तो बनाती है उसे दूसरों से खास। इसलिए इस प्रकृति में जब भी जिसका भी थामो हाथ, उसे स्वीकार करो उसके मूल स्वभाव के साथ।